हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीटेट 2022 के लिए अब बहुत ही कम समय बचा है। हम सब जानते हैं कि हमारा सीटेट 2022 दिसंबर में एग्ज़ाम है और ये चल रहा है नवंबर का महीना। इट मीन्स हमारे पास 1 से 1.5 महीने का समय है, या फिर ये कह लो कि पूरा का पूरा 1 महीने का समय है। और इस 1 महीने में मैं आपको गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि यदि आप प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस विथ एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो आपका सीटेट 2022 ईज़िली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जैसे मैंने पढ़ाई की है मैं बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि ईवीएस में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो कितना आसान है जिसे आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, यानी कि प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाना है। देखिए, अब बचे हुए समय में आपको फुल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब फुल डिटेल में पढ़ने का टाइम ही नहीं है। ज़रूरत तो ऑब्वियसली है, हर एक चीज़ को फुल डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन समय नहीं है। तो हमें समय को ध्यान रखते हुए वैसे ही पढ़ना होगा। इसीलिए मैं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको प्रैक्टिस सेट के साथ साथ पूरा डिटेल में बताऊंगी। उसके जो ऑप्शंस हैं विथ एनसीईआरटी बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जिसे मैंने इसके स्लाइड में पेस्ट किया है। ठीक है, उस एनसीईआरटी बुक का जो पेज है उसको आप चाहे यहाँ से पढ़ लें, या फिर मैं आपको चैप्टर क्लास के साथ बता दूंगी कि वो किस क्लास की बुक है और किस चैप्टर में है, ताकि आप जाके डायरेक्ट बुक से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट लगाते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गेन्ड इंटरनेशनल फेम वेट लिफ्टर। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से किसी न किसी साल ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एक बार नहीं, इनका एक से ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है। ओके, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके 2022 सीटेट के लिए। तो पहला है ऑप्शन है सुनीता विलियम्स। देखिए फ्रेंड्स, जो सुनीता विलियम थी ये अंतरिक्ष से रिलेटेड थी, मतलब इनका जो संबंध था वो स्पेस से था। ठीक है, जो सुनीता विलियम थी ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। भारतीय मूल की पहली महिला जो थी वो कल्पना चावला थी, और भारतीय मूल की दूसरी महिला स्पेस जाने वाली वो थी सुनीता विलियम। ठीक है, तो इनका वेट लिफ्टर से कोई तात्पर्य नहीं है। ठीक है, हम आपको बता दें कि सुनीता विलियम जो थी ये गुजरात के अहमदाबाद से संबंधित है। ठीक है, और सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड क्यों बनाया है, सुनीता विलियम किस लिए फेमस है, मैंने तो आपको बताया कि स्पेस से संबंधित है, लेकिन इन्होंने स्पेस में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए सुनीता विलियम टॉप वुमेन्स में आती हैं। ओके, लेकिन हमें यहाँ बताना है वेट लिफ्टर। सेकंड ऑप्शन है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल, आप लोग जानते हैं कि बचेंद्री पाल जो थी वो थी ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला बचेंद्री पाल बनी थी। भारत की पहली महिला और दुनिया की 5वीं महिला बचेंद्री पाल बनी थी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। तीसरा आता है सूर्यमणि। सूर्यमणि जो थी ये एक्चुअली इनका पहचान पर्यावरण कार्यकर्ता से है। सूर्यमणि एक आदिवासी युवती थी जो झारखंड के कुडुक आदिवासी से संबंधित थी। ठीक है, कौन से आदिवासी, झारखंड के कुडुक आदिवासी समाज से मतलब इनका संबंध था सूर्यमणि का। ठीक है, और ये पर्यावरण से रिलेटेड कार्य करती थी। इट मीन्स सुनीता विलियम जो है वो स्पेस से रिलेटेड है, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली हैं, सूर्यमणि ये है एनवायरमेंटल कार्यकर्ता से रिलेटेड है। ठीक है,
तो लास्ट ऑप्शन बचता है कर्णम मल्लेश्वरी। तो आपका करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। गाइस, जो कर्णम मल्लेश्वरी है ये आपकी वेट लिफ्टर हैं। तो आइए जानते हैं डिटेल में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी जो आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है स्क्रीनशॉट, जिसे मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि क्लास 4th की बुक चैप्टर 10 का नाम है हुतुतु हुतुतु। इसी चैप्टर में कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बताया गया है। तो बताया जाता है कि कर्णम मल्लेश्वरी, देखिए मैं जो आपको रेड कलर से लिख के दी हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश से है और ये भारतीय भारोत्तोलक हैं। क्या है? वेट लिफ्टर। और कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पे बताया गया कि कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीता है। वह 9 साल तक 2 बार 52 किलोग्राम वर्ग में और 7 बार 54 किलोग्राम वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन रही हैं। 19 सितंबर 2000 को कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार उठाकर 240 किलोग्राम भार उठाकर सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। तो ये सब नहीं, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी ने किस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में सिडनी ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। यह ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक में मेडल पाने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी थी। ठीक है, सूर्यमणि की बात की जाए तो सूर्यमणि एक आदिवासी युवती है जो झारखंड के कुडुख आदिवासी समाज से संबंधित है। सूर्यमणि की पहचान मूल रूप से एक पर्यावरण कार्यकर्ता की है। तो यह सूर्यमणि जो कि झारखंड की थी, इन्होंने पर्यावरण से संबंधित जंगल को बचाने के लिए कई आंदोलन में हिस्सा लिया था, भाग लिया था। ठीक है, तो उन्होंने कई रूल्स, इनके फाइट की वजह से रूल्स बनाए गए थे, राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। तो सूर्यमणि जो है ये जंगल से रिलेटेड इनका कार्य था। ठीक है, जंगल को बचाना इनका कार्य था, क्योंकि आदिवासी का जो निवास होता है वो जंगल ही होता है। तो उस टाइम पे राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 आया, जिसमें बताया गया कि पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट for at least 25 years have a right over the forest land and what is grown on it। कहने का मतलब कि वो आदिवासी या वो लोग जो जंगल में कम से कम 25 साल रहे हो, उनका जंगल की ज़मीन पे, जंगल का जो भी घास घूस है, जितना भी पार्ट है फॉरेस्ट का, ठीक है, वो उनके अधिकार में आ जाता है। तो उनका वहाँ का ये हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो उसकी रक्षा करें और उन्हें वहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप ये जो सूर्यमणि है ये भी क्लास 5th क्लास में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं सुनीता विलियम। तो आप जो साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, आप इसको आराम से रीड करें। मैंने आपको बता दिया सुनीता विलियम किस लिए फेमस है और ये मतलब इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 195 डेज अंतरिक्ष में रहने का। ओके, तो फ्रेंड्स जो सुनीता विलियम है इसका चैप्टर नाम है शायद सुनीता इन स्पेस। ये चैप्टर का नाम है, क्लास 5 में है, तो इसे आप ज़रूर देखें और पढ़ें भी। उसके बाद बचेंद्री पाल, ये भी क्लास 5 के चैप्टर में है, शायद चैप्टर का नाम है अप यू गो। क्या नाम है? अप यू गो। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है और इस चैप्टर में बचेंद्री पाल की लाइफ के बारे में बताया गया है। ये जो बचेंद्री पाल है ये माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली पहली भारतीय और दुनिया की 5वीं महिला बनी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सागर माथा क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि सागर माथा किस जगह
किस माउंटेन को कहा जाता है? तो नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को। ओके, वहीं दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ रूट? नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो पहला है चुकंदर, आलू, अदरक, दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक, तीसरा है शकरकंद, मूली, हल्दी, चौथा है गाजर, चुकंदर और मूली। फ्रेंड्स, चुकंदर, आलू और अदरक, ठीक है, आलू हमारा एक स्टेम है, क्या है? तना। आलू हमारा तने में आता है, तो चुकंदर और अदरक मतलब आलू पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है गाजर, हल्दी और अदरक। देखिए यहाँ पे हल्दी भी नहीं होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर शकरकंद, तीसरे में शकरकंद नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत होता है। चौथे में आता है गाजर, चुकंदर और मूली, तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कैरेट, बीट और रेडिश। ठीक है। देयर इज अ ट्री नेम्ड डेजर्ट ओक विच इज फाउंड इन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थानी ओक नामक पेड़ पाया जाता है? अब देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो राजस्थानी नाम सुनते ही तुरंत राजस्थान में टिक लगा देंगे, ठीक है, और जैसे ही टिक लगाया एक नंबर कट गया, गलत हो गया। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यही आपके लिए बेस्ट है, बट राजस्थानी ओक, राजस्थानी शब्द पढ़ के राजस्थान लगाने से आपका एक नंबर तो चला ही जाएगा। तो राजस्थानी ओक नामक पेड़ या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो आइए जानते हैं राजस्थानी ओक, डेजर्ट ओक के बारे में कि यह है क्या और कैसे कार्य करता है डेजर्ट ओक। ठीक है। पिंक कलर का जो है, हालांकि दोनों एनसीईआरटी बुक का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंग्लिश वाली बुक को प्रेफर किया, तो जो पिंक कलर का स्क्रीनशॉट है ये आपकी डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक इंग्लिश वाली से लिया गया है। ठीक है। तो डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री दैट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। ये लगभग तुम्हारे क्लासरूम के दीवार तक ऊंचा होता है। इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट गो ऑन। गैस करो इसकी जो जड़ होगी वो कितने नीचे तक गई होगी। तो इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन द लाइन एंड टू एंड, वन आफ्टर अनदर। देखो यहाँ जो डेजर्ट ओक या राजस्थानी ओक की बात करूँ तो इसकी जो जड़ होती है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, तना वाला, तो उसका 30 गुना ले लिया जाए तो उसका एक पेड़ का, इस डेजर्ट ओक के पेड़ के 30 गुना नीचे तक जड़ होती है। हालांकि मतलब कि इसकी जड़ बहुत गहराई तक जाती है, अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचती है। अंडरग्राउंड वाटर तक पहुंचने से ये करती है कि ये वहाँ से वाटर को खींचती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद अपने स्टेम में डाल देती है। इसके जो स्टेम होते हैं वो खोखले टाइप में होते हैं, मतलब पाइप टाइप में होते हैं, और उन पाइप में पानी भर जाता है। ये डेजर्ट ओक, इसका डेजर्ट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है, ठीक है, वहाँ बालू एरिया में पाया जाता है। तो वहाँ हम सब जानते हैं कि वहाँ पे पानी की कमी होती ही होती है, ठीक है, वहाँ पानी नहीं होता है, बहुत कम होता है। तो वहाँ पानी की जब कमी होती है, सूखा रहता है, तो लोग क्या करते हैं, पहले के टाइम में लोग इसके स्टेम से, इसके तने का, इसके ब्रांचेस को काट के वहाँ से पानी निकाल लेते थे, पीने में इस्तेमाल करते थे, और भी कई जगह में कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता था इसके अंदर जो पानी भरा होता था। ठीक है। तो दिस वाटर इज़ स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। Local people knew about this. When there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water. समझ में आया होगा आपको। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और बंजर क्षेत्रों में पाया जाता है। यह लगभग 10 फीट लंबा होता है। इसमें बहुत कम पत्तियां होती हैं। इसकी जड़ें पानी की तलाश में बहुत गहराई तक जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि पेड़ का, इसके तने का 30 गुना
नीचे तक जड़ होती है, ठीक है, 30 टाइम्स ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपेंथिस अ प्लांट दैट हंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में। फ्रेंड्स, नेपेंथिस मैं आपको बता दूं कि ये एक कार्निवोरस प्लांट है, मतलब कि ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे जीव जंतुओं को खाता है। अभी हम पूरा अच्छे से समझते हैं नेपेंथिस का कार्य क्या होता है। ऑप्शन पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। तीसरा ऑप्शन है, यह पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। चौथा है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। जल्दी से गैस करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन सा आंसर सही होगा। इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ करने के लिए परमिशन है। ओके, तो आइए देखते हैं हम नेपेंथिस पौधे के बारे में। नेपेंथिस पौधा जिसे हम पिक्चर प्लांट भी कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये भी एनसीईआरटी बुक का ही है, ठीक है। प्लांट विच हंट, देयर आर सम प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, insects and even mice. The pitcher plant is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. तो ये हमें पहला पॉइंट मिल गया कि ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। मेघालय इंडिया में है। It has a pitcher like shape and the mouth is covered by a leaf. ये जो प्लांट है इसका शेप पिक्चर जैसा है और इसका मुंह पत्ती से ढका होता है, कुछ मटके जैसा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। घड़े जैसा है ना, कि नीचे से ऐसे बना हुआ है और ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। द प्लांट हैज़ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट्स टू इट। ये जो मैंने हाईलाइट किया है, जिन वर्ड्स को बोल्ड में दिखाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो पिक्चर प्लांट है, ये नेपेंथिस प्लांट है, ये एक स्पेशल टाइप का स्मेल निकालता है जो अदर इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, और वो स्मेल के थ्रू अट्रैक्ट होते हैं और वहीं पे उसका शिकार हो जाते हैं। When the insects lands on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो पिक्चर प्लांट है या नेपेंथिस प्लांट है, ये अदर इंसेक्ट्स को खा जाता है, उसको ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और जैसे ये फ्रॉग है, छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, यहाँ तक कि चूहों को भी ये खा लेता है। जो पिक्चर प्लांट है ये एक ऐसा प्लांट है जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है, ठीक है। इसका मुंह कुछ मटके जैसा है, ओके, और ये एक स्पेशल स्मेल छोड़ता है जिससे कि अदर इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट इज कि इसमें क्या होता है कि कीड़े इसके मुंह के अंदर घुसते हैं, और जैसे ही घुसते हैं वो पैक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, उसके बाद वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो बहुत चालाकी से ये शिकार करता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें से सही कथन केवल ए और बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, या फिर चौथा है ए, बी और सी। तो आप लोग भूल चुके होंगे ऑप्शन, आइए दोबारा देखते हैं, रिकॉल करते हैं कौन कौन से ऑप्शन थे। तो यस, पहला ऑप्शन है कि ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, पहला वाला सही है, ठीक है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, बिल्कुल दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरा आता है, यह पौधा केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर, ओके। तो ये कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है, बिल्कुल हमने ये भी देखा, ये भी सही। अभी तक तो तीनों सही होते हुए आए हैं।
चौथा है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। मोहक आवाज़ निकालता है, हमने तो पढ़ा था कि ये मोहक सुगंध निकालता है, मतलब स्मेल अट्रैक्ट करने के लिए निकालता है। तो यहाँ पे ये गड़बड़ी हो गई है, मोहक आवाज़ निकालना। देखो बच्चे गलत कर देते हैं कि जैसे उन्होंने देखा मोहक आवाज़, वो भूल जाते हैं कि मोहक स्मेल थी या फिर आवाज़ थी, और वो ये नहीं सोचते हैं बस मोहक कुछ निकल रहा है, अट्रैक्टिव निकल रहा है, उसको टिक लगा दिया। तो यहाँ पे ये गलत कर देंगे। ओके, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर 4 गलत माना जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 3 हम ऑप्शन लेंगे। तो इनमें से सही कथन है ए, बी और सी। क्या है? ए, बी और सी। अगला क्वेश्चन है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द डांडी विच महात्मा गांधी he had made his famous journey to the beach down to India in which given state it is located। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी जल्दी आंसर बताएं कि महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किस राज्य से शुरू किया था, किस राज्य में दांडी मार्च हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है कर्नाटक, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है गुजरात। तो इन चारों में से विच वन इज करेक्ट आंसर? देन करेक्ट आंसर इज गुजरात। ओके, तो कौन सा आंसर सही है? गुजरात। आइए कुछ डिटेल में जानते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में दांडी मार्च से संबंधित। महात्मा गांधी ने आज़ादी से पहले दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा गुजरात राज्य से शुरू की थी। कहाँ से? गुजरात राज्य से। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती से की थी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। गाइस इसका एक एक लाइन जितना भी मैं आपको अलग से स्क्रीनशॉट लेकर या अपने से एडिट करके दिखा रही हूँ, उस लाइन को नोट डाउन अच्छे से कर लें अगर आप 2022 सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। ओके, तो सेकंड पॉइंट है, दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से की गई थी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। इस दांडी मार्च के जरिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर लगाए गए जो कर थे उस कर कानून का विरोध किया था। एक्चुअली कर कानून में नमक में ये दिक्कत थी कि जो अंग्रेज सरकार थी उन्होंने नमक में भी कर लगा दिया था, उसमें भी टैक्स लगा दिया था कि आम जनता जो है वो अपने घरों में नमक नहीं बना सकती या अपने से नमक नहीं बना सकती है, उसको नमक के लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। तभी फिर ये महात्मा गांधी को सही नहीं लगा, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो हर एक नॉर्मल इंसान को, हर एक इंसान को चाहिए खाने पीने के लिए, आए दिन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था, जिसे नमक कानून भी कहा जाता है या नमक आंदोलन भी कहा जाता है। इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान महात्मा गांधी जी 24 दिनों तक लगातार 16 से 19 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करते रहे। याद रखना, इनके साथ 72 लोग और भी थे, करीब 72 लोग थे जो दांडी मार्च में इनका साथ दिया था। 24 दिन की यात्रा के बाद इनका दांडी मार्च पूरा हो जाता है। ये गुजरात के दांडी में पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल 1930 को, और दांडी में पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ा। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। Which of the following learning principles is followed in environmental studies? निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? इनमें से जो ऑप्शन है उसमें सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है,
समझ रहे हैं आप क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में आप बताएं कि पर्यावरण अध्ययन करने के लिए पर्यावरण अध्ययन करने के लिए कौन सा अनुसरण होना चाहिए या कौन सा तरीका होना चाहिए सीखने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला है कि वैश्विक से स्थानीय। देखिए प्राइमरी क्लास का बच्चा है, ठीक है, 1 to 5th क्लास का बच्चा है, वो वैश्विक से स्थानीय तो पढ़ना स्टार्टिंग में गलत होगा। दूसरा है अमूर्त से मूर्त। अगर वो बड़े क्लास में होता तो अमूर्त से मूर्त एक बार सोचा जा सकता था, लेकिन वो अभी प्राइमरी क्लास में है। अमूर्त मतलब ऐसी चीज़ें जिसे देखा नहीं है, ठीक है, जिसके बारे में जिसे टच नहीं किया जा सकता है, ऐसी चीज़ अमूर्त होती है। अमूर्त जिसे छुआ जा सकता है, जिसे देखा जा सकता है, वो मूर्त होती हैं, ठीक है। जैसे आपको मंथन करने के लिए बोल दिया जाए कि आप सोचो ऐसा से ऐसा हो जाए फिर वैसा होगा, ओके। उसके बाद आपको वो चीज़ दिखाई जाए, जैसे कि आप हायर क्लास सेकेंडरी क्लासेस में जो कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अलजेब्रा है या अदर क्वेश्चंस करते हैं, वो सब अमूर्त से मूर्त की ओर आते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात। ऐसी चीज़ें जिसे नहीं जानते हो, उसके बाद उसको करने के बाद फिर आप उस चीज़ को करें जिसे आप जानते हैं। तो अज्ञात से ज्ञात भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। ये सारे के सारे सेकेंडरी में आते हैं। सेकेंडरी क्लासेस में अगर बच्चा होगा तो बिल्कुल इसमें मंथन किया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ पे प्राइमरी क्लास के बच्चा है उसके लिए पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, वो है ज्ञात से अज्ञात। तो बच्चा किस तरीके से सीखता है? ज्ञात से अज्ञात, मतलब जिस चीज़ को वो जानता है उस चीज़ों से वो आगे की ओर समझेगा। मान लो कि कोई शेप दिखा दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल का मतलब कोई रेक्टेंगल बॉक्स दिखा दिया, मैंने उसका बॉक्स ही दिखा दिया। अभी उसने अपना बॉक्स देखा है कि वो ऐसे लंबा ऐसा शेप है, उसके बाद मैं उसको बताती हूँ कि ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, उसको शेप के बारे में बताती हूँ, फिर अज्ञात की ओर ले जाऊंगी धीरे धीरे, मतलब नोन टू अननोन। जिस चीज़ को वो जानता है पहले उस चीज़ के बारे में बताऊंगी, फिर जिसे वो नहीं देखा है या नहीं जानता है उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा आपका ज्ञात से अज्ञात। हाई फीवर विथ शिवरिंग विच कैन बी ट्रीटेड विद द बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री। निम्न में से वह कौन सा ज्वर है जो वो कंपकपी के साथ आता है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है। जो कपकपी के साथ आता है, इसमें से कौन सा फीवर है जिसमें कपकपी लगती है और उसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मियादी बुखार, मतलब सीजनल फीवर आ गया आपको, सर्दी जुकाम ये सब जो सीज़न चेंज होता है उस टाइम बुखार आता है। सेकंड ऑप्शन है मलेरिया, देन चिकनगुनिया या फिर डेंगू। तो इसका करेक्ट आंसर है मलेरिया। तो देखते हैं मलेरिया के बारे में कि ये क्या है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में छोटा सा दिया गया है जिसमें मेडिसिन फॉर मलेरिया में बताया गया है कि फ्रॉम early times we dried and powdered bark of cinchona tree was used to make a medicine for malaria. Earlier people used to boil the bark powder and strain the water which was given to patient. Now tablets are made for this. आपकी एनसीईआरटी बुक में जो बताया गया है मलेरिया के बारे में कि पहले के टाइम पे, बहुत पहले की टाइम है, तो पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे कि सिनकोना ट्री का जो बार्क होता था, उसका चैला होता था, उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाते थे, ठीक है, और वही पाउडर का इलाज मलेरिया में किया जाता था। तो लोग क्या करते थे, पहले उस पाउडर को, जो बार्क का पाउडर बनाते थे, उस पाउडर को पहले बॉईल कर लेते थे वाटर में, उसके बाद छान के पेशेंट को दिया जाता था जिससे कि मलेरिया को दूर किया जा सके, मतलब उसका जो मलेरिया से संबंधित जो भी बुखार आता था उसको ख़त्म किया जाता था सिनकोना ट्री बार्क की हेल्प से, ठीक है। आज के टाइम में तो इसमें मेडिसिन भी अवेलेबल है। वेयर डू द पीपल
टू चिराओ डांस, निम्नलिखित में से चिराओ नाच किस राज्य के लोग करते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे चिराओ नाच या चिराओ डांस किया जाता है? तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा मिज़ोरम, मणिपुर या मेघालय। जल्दी से बताएं इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। झारखंड। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड का लोक नृत्य झूमर, पाइका, छऊ और फगुआ नृत्य है। ठीक है, तो झारखंड का झूमर है, झारखंड में छऊ लोक नृत्य है, पाइका, फगुआ, ये सारे झारखंड में नृत्य किए जाते हैं। झारखंड से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है वो है झूमर या फिर छऊ लोक नृत्य। ओके, सेकंड ऑप्शन है मिज़ोरम। गैस, मिज़ोरम के लोक नृत्य में चिराओ आता है। क्या आता है? चिराओ। तो मिज़ोरम में कौन सा नृत्य होता है? चिराओ। ओके, तो मिज़ोरम में चिराओ, और चिराओ को बांस वाला नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि जो मिज़ोरम में डांस होता है वो बांस में किया जाता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं वो बांस के आगे पीछे करती हैं, अप डाउन। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं वो बांस को इधर उधर हिलाते हैं और महिलाएं उसमें डांस करती हैं। ये होता है चिराओ डांस, मिज़ोरम में किया जाता है, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है। ओके, अगला है मणिपुर। फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मणिपुर में मणिपुरी नृत्य किया जाता है। वहीं पे मेघालय में खासी, गारो और जयंतिया जनजाति पाई जाती है। कौन सा? जयंतिया जनजाति पाई जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि मेघालय में मौसिन राम जगह है जहाँ दुनिया में पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मौसिन राम में होता है। द एडजेसेंट स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? इसमें आपसे पूछा गया है कि तमिलनाडु से कौन कौन से राज्य टच में हैं। तो इसके लिए आपको मैप पता होना चाहिए, और अगर आपको मैप नहीं आता है तो आप जल्दी से मैप में फोकस करें और मैप की पढ़ाई करें। ठीक है, 2-4 बार आप मैप की हर एक स्टेट को ध्यान से देख लें, 4 बार या दिन में 1 बार बस पलट के मैप को देखें और उसके स्टेट्स को ध्यान से देखें कि कौन से स्टेट के कौन सा पड़ोसी है। ओके, आपसे इंटरनेशनल बॉर्डर पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर किस देश से कनेक्टेड है, किस देश से जुड़ा हुआ है, उसका बॉर्डर क्या है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इंडिया का एटलीस्ट मैप तो ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं तमिलनाडु के निकट कौन सा राज्य है। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आइए मैप के थ्रू देखते हैं। ये है आपका इंडिया मैप। तो इंडिया मैप में मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु कहाँ है। आपका तमिलनाडु ये है जहाँ पे रेड कलर का मैंने सर्कल किया, तमिलनाडु। ठीक है, सबसे नीचे है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ग्रीन कलर का तो केरला है, फिर उसके ऊपर पिंक कलर का जो है वो कर्नाटका, और उसके बगल में पर्पल कलर का जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो तमिलनाडु 3 राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इस मैप में मैं और आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, जो कर्क रेखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी रिलेटेड हमारे सीटेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन कौन से राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, या कर्क रेखा किस किस राज्य से होकर गुजरता है। तो आप डॉट डॉट लाइन देख सकते हैं। अगर ना दिख रहा हो तो ये देखें, ये मैंने ग्रीन कलर से लाइन खींच दिया है यहाँ पे। तो आप देखेंगे सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ऐसे कुल मिलाकर 8 राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये 8 के 8 राज्य आपको याद होने चाहिए जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। ओके, तो ये है इंडिया मैप।
अगर आपके पास ना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ इसको दिन में 1 से 2 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आपको इंडिया के स्टेट्स का प्लेस पता चल जाए और आप टेस्ट में गेस तो कर लें कि हाँ कौन सा राज्य के कौन सा पड़ोसी है। हालांकि ये न्यू मैप नहीं है, यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों कंबाइन है। ये इसके लिए आप अपडेट ऐप देख सकते हैं, अपडेट मैप देख सकते हैं। Find children to learn environmental studies sufficient time to indicate that। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह किस ओर इंगित करता है। तो फ्रेंड, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो बच्चे को पढ़ने के लिए आराम से टाइम दिया जा रहा है कि वो आराम से खोजे अपना, और पर्याप्त समय दिया जाता है। ठीक है, मतलब उसे कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाता है कि तुम्हारे पास बहुत कम समय है, तुम जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से खोजो या जल्दी से इसके बारे में सीखो। ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए, उससे रिलेटेड खोजने के लिए उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है। समय की कोई कमी नहीं है, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है। तो ये इंगित करता है चाइल्ड सेंट्रल्ड की तरह। ठीक है, तो बाल केंद्रित को ध्यान में रखकर यह क्वेश्चन बताया गया है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह बाल केंद्रित की ओर इंगित करता है। ओके, तो पहला ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन को याद करके सीखा जाता है। बिल्कुल नहीं। ईवीएस या किसी भी सीडीपी में ना बच्चे को याद करवाया जाएगा, ना उसे रटाया जाएगा, ना उससे ज़बरदस्ती की जाएगी। ठीक है, कि तुम्हें ये करना ही करना है, ना उस पे होमवर्क का बर्डन दिया जाएगा, और उस पे मतलब किसी तरह का कोई दबाव वाला काम या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करवाने। यहाँ पे बाल केंद्रित का मतलब होता है पूरी तरह से बच्चे अपने मन के अनुसार कार्य करेगा। जब उसे वो समझ में आए तभी वो उस चीज़ को समझेगा, सीखेगा। आप ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं करने की कोशिश करेंगे। बस हर एक क्वेश्चन में यही ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल स्टडीज़ इज चाइल्ड सेंटर्ड, या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स। हाथी के बारे में, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथी बहुत कम आराम करता है, यह दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। क्या सच में ऐसा होता है? सेकंड पॉइंट है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। सच में? इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और लास्ट पॉइंट है, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी फैसला लेती है कि किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आइए एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा बाहर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक फ्रेंड्स, ये जो हाथी वाला है ये क्लास 4th की एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। इस चैप्टर का नाम नंदू से रिलेटेड कुछ है। ठीक है, नंदू करके है। इतना पता है कि हाथी के बच्चे का नाम जो होता है वो नंदू करके होता है। बाकी चैप्टर का मुझे पूरा नाम नहीं याद है। हाँ, ये क्लास 4th के 2nd या 3rd चैप्टर में है। ओके, तो हम ग्रीन कलर का पहले देखते हैं। डू यू नो दैट एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन 1 डे। तो जो हाथी है, बड़ी हाथी, एडल्ट हाथी, ठीक है, वो कम से कम एक दिन में 100 ग्राम लीव्स को खाती है। जो घास घूस उसको खाना होता है तो वो कम से कम 100 किलोग्राम खाना खा लेती है। हाथी डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। हाथी बहुत ज़्यादा आराम नहीं करती है, वो सिर्फ दिन में 2 से 4 घंटे सो लेती है, आराम कर लेती है। ठीक है, एलिफेंट लव टू प्ले विथ मड एंड वाटर। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। Their big ears also work like fans. The elephant flap these to keep themselves cool.
एक्चुअली इसका मतलब है कि जो बड़ी हाथी है वो जो खाना खाती है करीब 100 किलोग्राम से ज़्यादा एक दिन में खाना खा लेती है, जो सूखी पत्तियाँ, ये जो भी पत्तियाँ वत्तियाँ खाती हैं। एलिफेंट बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करती है, वो दिन में करीब 2 से 4 घंटे रेस्ट करती है, बस उसके बाद उसका इधर से उधर चलना फिरना ही रहता है। एलिफेंट को कीचड़ में या पानी में नहाना, उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता है। जो कीचड़ वाला पानी होता है उसमें खेलना कूदना ये सब बहुत पसंद होता है। इससे ये होता है कि जो कीचड़ वाला पानी होता है वो इनके स्किन को ठंडा रखता है। हाथी के जो कान होते हैं वो एकदम पंखे की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? पंखे की तरह होते हैं। The elephant flap these to keep themselves cool. एलिफेंट जो होती है मड और वाटर में नहाना प्रेफर इसलिए करती है, उसमें रहना इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि ये सब उसको ठंडा रखते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड वाले डब्बे में। तो यू हैव रीड अबाउट नंदू एंड द एलिफेंट हर्ड। An elephant herd has mainly females and baby elephant. The oldest female is the leader of the herd and herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephants live in the herd till they are 14 to 15 years old. Then they leave their herd and move around alone. Nandu will also leave this herd when he is that old. तो इसका मतलब है, मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लास 4th के NCERT बुक से लिया गया है और नंदू एलिफेंट का नाम है। एक्चुअली नंदू छोटा बच्चा होता है इस चैप्टर में, ठीक है, उसी के बारे में बताया गया होता है। तो नंदू और बाकी हाथियों का जो झुंड होता है उसे एलिफेंट हर्ड बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हाथियों का झुंड होता है वो हाथी नहीं हथीनी का झुंड होता है। मतलब जो भी हाथियों का झुंड होता है उसमें सारी की सारी फीमेल होती हैं और उनके छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ ही साल के होते हैं, 10 से 12 साल के होते हैं। अगर वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका ग्रुप अलग हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो हाथियों का ग्रुप होता है, हथीनी का ग्रुप होता है, उसमें सारी की सारी मेंबर फीमेल या उनके बच्चे होते हैं और इन हथीनियों का जो लीडर होता है वो सबसे जो ज़्यादा एज की हथीनी होती हैं वो होती हैं, ओल्डेस्ट फीमेल होती हैं। इसमें ये बोला गया अ हर्ड में हैव 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स। इसमें करीब 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स होती हैं जिनका एक ग्रुप होता है, ठीक है। अगर कोई मेल एलिफेंट है, ठीक है, मेल एलिफेंट है, वो 14 से 15 साल का होता है। 14-15 साल तक तो अपने मदर के साथ रहेगा, उससे बड़ा हो जाएगा तो वो भी अलग हो जाता है उस ग्रुप से, वो लोग भी अलग रहने लगते हैं। तो नंदू भी एक मेल एलिफेंट है, तो वही बोला गया कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो भी इस ग्रुप से हट जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आर, इनमें से सही कथन क्या है? ए बी सी या बी सी डी या सी डी ए या फिर ए बी डी। तो आइए दोबारा रिकॉल करते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं। बिल्कुल पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। नहीं, हमने ये पढ़ा था कि एक बड़ा हाथी, एक एडल्ट हाथी जो होता है वो करीब एक दिन में 100 केजी पत्तियां खा सकता है। 100 केजी या 100 से अधिक पत्तियां खा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत होता है, पहला सही होता है। तीसरा देखते हैं, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बिल्कुल हमने ये पढ़ा था, तो पहला और तीसरा सही होता है। चौथा है, हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथीनी फैसला लेती है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही होता है, मतलब ए, सी और डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ए, सी, डी ऑप्शन नंबर 3 सही है। Environmental Studies is a subject area for class 3 to 5th which complies। पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को,
विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। गाइस यहाँ बोला गया है कि जो ईवीएस सब्जेक्ट है वो कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय है। तो वो किस चीज़ का विषय है? देखिए, जो ईवीएस है वो किसी एक या दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये ढेर सारे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें ईवीएस से रिलेटेड चीज़ें भी हैं, ठीक है, सोशल से रिलेटेड चीज़ें भी हैं। आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि कक्षा 3 से 5 तक की जो ईवीएस की बुक है इसमें ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है, मतलब प्लांट से रिलेटेड की भी बातें की गई है, हिस्ट्री की भी बातें हैं, ठीक है, सिविक्स की भी बातें, मतलब सामाजिक अध्ययन भी है, साथ में साइंस के बारे में भी है और भी अलग अलग मुद्दों के बारे में दिया गया रहता है। तो पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सीटेट 2022 का पहला प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।